ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते फिर भी वो लिविंग है। इसका सीधा सीधा मतलब है सिर्फ रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग का एक डिफाइन। पिछले सेक्शन में हमने बात करी ग्रोथ की और हमने देखा कि ग्रोथ जो है दिस इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। मतलब जो ग्रोथ शो कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो लिविंग हो, वो जिंदा हो। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे जो कि है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे चेक करेंगे कि ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है क्या वो लिविंग है या नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दिस इज द रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में डीलिंग करने से पहले कि ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली है क्या, दिस इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी विच आर मोर और लेस similar to parents। तो रिप्रोडक्शन अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जहां ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनी का प्रोडक्शन होता है और ये जो प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ये पेरेंट्स से ज्यादा या कम सिमिलर होते हैं। द ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी मे बी मोर और लेस सिमिलर टू द पेरेंट्स। यही प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें और मैं अगर डील करूं इसके बारे में कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, तो हम कभी भी इसके बारे में जब डीलिंग करते हैं तो कैसे डील करते हैं, फ्रॉम द लोएस्ट लेवल। तो जो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, लोएस्ट ऑर्गेनिज्म है, वहां से डीलिंग शुरू होती है कि वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करता है और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं रिप्रोडक्शन को एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। तो अगर हम सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म लेके चलें तो शायद वो होगा एक अमीबा। तो अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी एक सेल जो होती है वो डिवाइड करती है और दो सेल्स बनाती है और इसी मोड को हम बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। सो अमीबा बेसिकली शोज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन और इसका जो ये बाइनरी फिजन का प्रोसेस है यही रिप्रोडक्शन कहलाता है अमीबा में। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ बाइनरी फिजन में कि एक सेल से दो सेल्स बनी, यही अमीबा के लिए रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। अब अगर हम ग्रोथ को देखें तो ग्रोथ क्या था, ग्रोथ बेसिकली था इंक्रीज इन सेल नंबर एंड बॉडी वेट। तो सेल नंबर इंक्रीज करना ग्रोथ है। तो यहां एक सेल से दो सेल्स बन गई तो सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि इसको हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द ग्रोथ। और ये क्या है, बेसिकली दीज आर द डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा। तो अमीबा जो कि लोएस्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक जैसे ही लगते हैं हमें देखने में। तो कैसे, रिप्रोडक्शन क्या है, बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। तो हम यहां देख रहे हैं एक पेरेंट है, एक पेरेंट ने दो प्रोजेनीज या दो ऑफस्प्रिंग्स बनाए। एक बात ये रिप्रोडक्शन के टर्म्स पे है। अगर हम ग्रोथ के टर्म्स में देखें तो एक सेल से दो सेल्स बनी तो सेल नंबर इंक्रीज हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं और ग्रोथ भी बोल सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लोअर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिमिलर है। सो ग्रोथ इज सिमिलर और सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो एक दूसरे के सिमिलर हैं, सिनोनिमस हैं, एक जैसे ही बोल सकते हैं। किसमें, इन लोअर ऑर्गेनिजम्स।
क्योंकि बायोलॉजी में सारी की सारी क्लासिफिकेशंस जो होती हैं वो लोवेस्ट लेवल से शुरू होती हैं, और यहाँ लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं हम, तो हम लोअर मोस्ट ऑर्गेनिज्म से ही देखेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अगर लोअर मोस्ट ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक जैसा है, तो यानी कि हायर ऑर्गेनिजम्स में भी हम इसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग है। एक बात ये, तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिमिलर है, इसीलिए लोअर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिमिलर है, इसीलिए लोअर ऑर्गेनिजम्स में हम रिप्रोडक्शन को एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग नहीं मानेंगे, क्योंकि ग्रोथ जो था दैट वाज आल्सो नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। हेंस in lower organisms, growth and reproduction are not the defining feature of living. अब बात आती है हायर ऑर्गेनिजम्स की। तो हायर ऑर्गेनिजम्स के केस में हम बात करें जैसे कि ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस जो रिप्रोड्यूस कर रहा है वो लिविंग होगा, एक जनरल सी बात है। बट जो स्टीराइल ह्यूमंस होते हैं, स्टीराइल लिविंग बींग्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो भी तो लिविंग हैं। मतलब सीधा सीधा एक बात निकल के आती है, द ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस आर लिविंग। तो जो लिविंग है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि रिप्रोडक्शन टर्म जो है वो लिविंग को डिफाइन नहीं करती। ऐसा नहीं है कि जो रिप्रोडक्शन कर रहा है वो लिविंग होगा ही होगा। हम सोसाइटी में ऐसे ह्यूमंस को भी देखते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते या नहीं कर पाते और वो लिविंग है। इसीलिए हायर ऑर्गेनिजम्स में भी रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता एक लिविंग का। सो एज वी सी दैट some living organisms cannot reproduce, hence reproduction is not the defining feature of living या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। तो रिप्रोडक्शन भी ग्रोथ की तरह लिविंग की एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो जो रिप्रोडक्शन शो कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो लिविंग हो, और इसके बारे में क्लैरिफिकेशन यहां हो चुकी है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक जैसे होते हैं, क्योंकि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग का, तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता लिविंग का। हायर ऑर्गेनिजम्स की बात अगर हम करें तो हम सोसाइटी में ऐसे भी ह्यूमंस को देखते हैं या ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते फिर भी वो लिविंग है। इसका सीधा सीधा मतलब है सिर्फ रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग का एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। बात करी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है दीज आर नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। मतलब जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शो कर रहा है जरूरी नहीं है कि वो लिविंग हो। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करेंगे, और ये जो नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज द मेटाबॉलिज्म। तो बात सारी वही है, दोबारा से हम हर एक पैरामीटर को जज कर रहे हैं, और हर एक पैरामीटर को जज करने से पहले उनकी डेफिनेशंस को जरूर हम डील करते हैं, बिकॉज हमारा आधा काम तो डेफिनेशन से ही हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन occurring in the body. तो बॉडी में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं
उन सभी का सम जो है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, जितनी भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रही हैं उनको कंबाइनली हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहां मैं एक वर्ड लिख देता हूं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और इस पूरे प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। तो द प्रोसेस इन विच ऑल द केमिकल रिएक्शन अकर इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये प्रोसेस मेटाबॉलिज्म है। और जितनी भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होती हैं वो सारी केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस बॉडी में हो रही हैं वो सारी केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती हैं, जबकि ये प्रोसेस जो है ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली दो टाइप का होता है। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं या इसके दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज कॉल्ड द कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म जो है ये एक प्रोसेस है किसका? एनाबॉलिक रिएक्शंस का। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब बात आती है ये एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या है? तो जितनी भी जोड़ने वाली रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो बॉडी में हो रही हैं वो सारी की सारी रिएक्शंस एनाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं और इस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म बोलते हैं। सो एनाबॉलिक रिएक्शंस आर व्हाट? दीज आर द कॉन्स्टिट्यूटिंग रिएक्शंस। जबकि कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो सारी की सारी कैटाबॉलिक रिएक्शंस के साथ डील करता है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जो भी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस है बॉडी में वो सारी रिएक्शंस जिनमें ब्रेकडाउन होता है एक रिएक्टेंट का, वो सारी की सारी रिएक्शंस कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती हैं और इस पूरे प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। सो दीज आर द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस भी बोल सकते हैं ऐसे हम, या फिर केमिस्ट्री के बेसिस पे बोला जाए तो इन्हें डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं और इनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। तो ये तो सारी बात थी मेटाबॉलिज्म के बारे में, बट हमें वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट वेदर द मेटाबॉलिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग और नॉट। तो अगर मैं टेस्ट ट्यूब की बात करूं, एक टेस्ट ट्यूब में जो भी सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ये सारे के सारे केमिकल्स जो हैं वो हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक्सट्रैक्ट करे और उनको यहां हमने टेस्ट ट्यूब में रखा और अब यहां केमिकल रिएक्शन कराई। तो जो केमिकल रिएक्शन यहां हो रही है दैट इज लिविंग। वो लिविंग क्यों है केमिकल रिएक्शन? क्योंकि सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, इसीलिए ये लिविंग रिएक्शंस मानी जाएंगी। जबकि ये हो किसके अंदर रही है? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये टेस्ट ट्यूब जो है दिस इज नॉन लिविंग। और ऐसे पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? इन विट्रो सिस्टम। तो केमिकल रिएक्शंस अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर कैरी आउट की जाती हैं तो ऐसे सिस्टम को हम इन विट्रो सिस्टम भी बोलते हैं। और इन विट्रो सिस्टम जो है इट इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो ना ही ये लिविंग है। ये लिविंग क्यों नहीं है? क्योंकि टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग है। और ना ही ये नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जो कि लिविंग है। सो द इन विट्रो सिस्टम
is neither living nor non-living। अब बात आती है मेन क्वेश्चन कि क्या ये मेटाबॉलिज्म फिर डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का या नहीं है। सो हम बोलेंगे यस, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। क्यों? तो मेटाबॉलिज्म जो है इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। क्योंकि जो भी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो जरूर नॉन लिविंग मानी जाएंगी, लेकिन ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करती हैं। इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही एक ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है, और अगर ये केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी तो ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम बोलते हैं दैट दिस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। सो मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बिकॉज chemical reactions makes an organism living। तो आई गेस मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मेन बात हमने यहां निकाल दी है कि ये एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, क्योंकि जो भी सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही एक ऑर्गेनिज्म लिविंग हो पाता है, एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ लिविंग, जो कि है द कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस को डील करने से पहले हम एक बार प्रीवियस पैरामीटर्स का एक बार रिव्यू ले लेते हैं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हमने डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग नहीं माना था। क्यों नहीं माना था? क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स भी शो कर रहे थे, जबकि रिप्रोडक्शन जो है लोअर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन ग्रोथ जैसा ही था। हायर ऑर्गेनिजम्स में हम ये भी देखते हैं कि कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। और फिर जो नेक्स्ट पैरामीटर था वो था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमने देखा कि ये मेटाबॉलिज्म जो है ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का, क्योंकि इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाता है। अब फोर्थ पैरामीटर पे आते हैं हम, दिस इज द कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? तो बेसिकली कॉन्शियसनेस क्या है? दिस इज द एबिलिटी टू सेंस द चेंजेस ability to sense the external changes in the environment and respond according to it। तो एनवायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, अगर इस चेंज के हिसाब से इस चेंज के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म, तो वो लिविंग माना जाएगा। क्योंकि जो ये रिस्पॉन्सिव पावर होती है, रिस्पॉन्ड करने की पावर होती है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग के पास ही होती है, नॉन लिविंग के पास ही नहीं मिलेगी। और रिस्पॉन्ड कब करता है ऑर्गेनिज्म? जब उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आते हैं। तो ये चेंजेस हैं जिस वजह से एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि डेंजर सिचुएशंस हैं, शिकारी है, शिकारी शिकार करने वाला है तो जानवर बड़ा चौकन्ना सा रहता है, या फिर अगर वो ट्रैप हो गया तो फिर वो बार्किंग करता है, चीखता है, चिल्लाता है, या कुछ भी रिस्पॉन्ड करता तो है वो। और ये रिस्पॉन्ड ही है, ये रिस्पॉन्स ही है जो बताता है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं है। तो जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो
100% लिविंग होगा। ऐसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जैसे कि एक मिमोसा प्लांट है जिसको हम छुई मुई भी बोलते हैं, उसको अगर टच करते हैं तो उसके लीव्स अपने आप फोल्ड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने जैसे ही टच किया उस प्लांट के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज आया एनवायरनमेंट में। अब जैसे ही चेंज आया उस प्लांट ने क्या करा, अपनी लीव्स को फोल्ड करके रिस्पॉन्ड किया। तो जो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है वो 100% लिविंग होगा। इसीलिए कॉन्शियसनेस is the defining feature of living। तो 4 पैरामीटर्स की यहां बात कंप्लीट हो गई। और इससे पहले हमने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन किया था। तो ये क्या था, अपने आप में सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, इंटरएक्टिव सिस्टम, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। So this is capable of responding to external stimuli, which is consciousness। तो रिस्पॉन्ड कर रहा है किसको, एक्सटर्नल चेंजेस को, वही तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। लिविंग के बाद हमने 4 पैरामीटर्स की बात करी, जहां ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हमने एज अ डिफाइनिंग फीचर नहीं माना। और मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें और कॉन्शियसनेस की बात करें तो इनको हमने डिफाइनिंग फीचर माना है। सो दैट्स ऑल। यहीं ये क्लास खत्म होती है। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आप सभी को जल्दी से जल्दी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।